तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, तुम लोगों का क्या हाल है। तो सबसे पहली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या किया था। सबसे पहली वीडियो में हमने अपना VS कोड सेट कर लिया था और MinGW इंस्टॉल कर लिया था एंड नाउ वी आर रेडी टू कोड। अब हम आज हमारा एजेंडा ये होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि IOStream क्या होता है और हम अपना पहला फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामर्स हैं, वो इस स्टेज पे रह चुके हैं कि सबसे पहले वो एक बिगिनर थे और उन्होंने भी अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। तो हम भी अपने पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम आखिर में गिटहब रेपोजिटरी देखेंगे कि मैं अपनी गिटहब रेपोजिटरी सेट करूंगा, फाइल्स वहाँ पे अपलोड करूंगा ताकि आप लोग उस फाइल्स को एक्सेस करके देख सकोगे। जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो वाली फाइल्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सको। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले VS कोड खोला जाए अगर, तो यहाँ से हम VS कोड खोलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो इसमें अभी तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये ओपन फाइल क्या है, न्यू फाइल क्या है, ओपन फोल्डर क्या है, फाइल एडिट क्या है, सिलेक्शन व्यू, ये इतनी ऊपर चीज़ें आ रही हैं। तो सिंपल तुम लोगों ने कुछ नहीं करना और सिंपल मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो करना है। अभी यहाँ सिर्फ ओपन फोल्डर करो। हम एक फोल्डर बनाने लगे हैं कि जिसमें हम अपने सारे ट्यूटोरियल्स की C++ फाइल्स डालेंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। सपोज करो कि मैं अपना फोल्डर रखना चाहता हूँ ड्राइव E में। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ C++ बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स। तो C++ बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स का नाम रख के इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो तुम्हारे मेरे सामने एक अजीब सा इंटरफेस आ गया है। अब बिल्कुल इंटरफेस बदल चुका है। अब यहाँ पे आया डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन द फोल्डर। इसको आपने समझने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने कह देना यस। तो अब हमारे पास एक अजीब सा इंटरफेस आ गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास थोड़ा इंटरफेस चेंज हो गया है। अब ये जो C++ बिगिनर ट्यूटोरियल है ये डिनोट कर रहा है कि हम अभी जो स्टैंड बाय कर रहे हैं अपनी उस फोल्डर में जो अभी हमने बनाया है। तो सिंपल हमें जाके फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी नई फाइल बन जाएगी और इसको क्लिक करेंगे तो हमारा नया फोल्डर बन जाएगा। जो C++ बिगिनर ट्यूटोरियल का फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बिगिनर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। तो इसका नाम हम रख देते हैं ट्यूटोरियल 1 या फिर इसका नाम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड .cpp। अब ये तुम लोग देख रहे होगे हमने ये CPP क्यों डाला है, क्योंकि हम एक C++ की फाइल बना रहे हैं तो हमें एक C++ की एक्सटेंशन डालना ज़रूरी है। तो हम इसको एंटर करेंगे तो एक हमारे पास फाइल खुल गई, ठीक है। और अब जो भी हमने कोड लिखना है वो इस फाइल में लिखना है। तो कोड शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक बॉयलर कोड के बारे में बताता हूँ। जब भी तुम लोगों ने कोडिंग स्टार्ट करनी है ये वाला कोड ज़रूर लिखना है। अब वो कोड मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या होता है। #include IOStream int main 2 कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न 0। अब तुम लोगों को देख के बड़ा हैरान हो रहे होगे तुम लोग कि ये कैसा इंटरफेस आ गया इर्जा भाई। तो घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास जो इंक्लूड IOStream है, जो C++ की हमें लैंग्वेज है उसमें कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं और ये इंक्लूड IOStream एक IOStream के नाम से एक बिल्ट इन लाइब्रेरी C++ पे मौजूद है और हम उसको अपने इस फाइल में जो हम helloworld.cpp फाइल बना रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि हमने उस IOStream फाइल को इंक्लूड करना है, कि हम उस IOStream फाइल को यूज़ करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है C++ ने बना के हमारे लिए रखी है। तो IOStream फाइल का मकसद क्या होता है? IOStream फाइल का मकसद होता है कि
तो IOStream फाइल का मकसद क्या होता है? IOStream फाइल का मकसद होता है कि हम यूज़र से कोई इनपुट ले सकें और अपनी इन आउटपुट शो करवा सकें अपने कंसोल पे। अब अगर मैं बात करूं अपने सबसे पहले इस इंटीजर मेन फंक्शन की। अब ये इंटीजर मेन फंक्शन क्या करता है? इंटीजर मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होता है जो कॉल होता है आपकी पूरी C++ की फाइल में। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं और कुछ भी C++ में मैंने कोड लिखा हुआ है, तो जब भी मैं इस फाइल को कंपाइल करूँगा तो ये कोड नहीं चलेगा जब तक मेन ना चल जाए। सबसे पहले ये मेन कोड चलेगा और उसके अंदर जो हम काम करेंगे उसके मुताबिक ऊपर वाला कोड भी चलता रहेगा। ये अभी तुम लोगों को समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वक्त साथ साथ हम वक्त के इसको देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात की जाए कि सबसे पहली आउटपुट हम शो करवाएं अपनी स्क्रीन पे, तो वो कैसे करें? अगर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं कंट्रोल राइट क्लिक करके रन कोड को करूँ तो मेरे सामने रन तो हो जाता है लेकिन आउटपुट शो नहीं करता। तो आउटपुट शो करवाने के लिए सबसे पहले हमने बॉयलर कोड तो हर प्रोग्राम में आपने लिखना ही है। अगर आप C++ का प्रोग्राम बना रहे हो तो बॉयलर कोड लाजमी है। अब इसमें हम अब हम एक आउटपुट करवाना चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा था फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हम अपने इस प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल के ऊपर, तो वो कैसे करवाएंगे? ये हमारा एक कंसोल है। अब हम इसमें प्रिंट ऐसे करवाएंगे तो हम सिंपल लिखेंगे std::cout लेस देन का साइन, और इसके बाद हम हेलो वर्ल्ड एक पूरी सेंटेंस है, और जब भी हम किसी सेंटेंस को आउटपुट करवाते हैं तो हम डबल कोटेशंस में लिखते हैं। अब हम हेलो वर्ल्ड को डबल कोटेशंस में लिख लेते हैं। अभी सिंटैक्स के बारे में परेशान नहीं होना, जैसे वक्त गुजरेगा हम सिंटैक्स के आदी हो जाएंगे। अब सिंपल हम देख सकते हैं कि ये std::cout लेस देन का साइन और आगे हेलो वर्ल्ड जब भी हम लिखेंगे तो ये हमारा कंसोल पे हेलो वर्ल्ड शो कर देगा। अगर यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिखूंगा तो वो कंसोल पे वो चीज़ शो कर देगा जो हमने लिखी होगी। अगर इसको रन करने की कोशिश करूं तो हमारे पास एक एरर आएगा, इन फंक्शन इंट मेन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। अब इसका क्या मकसद है हम देखेंगे कि ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है। यहाँ पे भी हमारे एक एरर की लाइन आ रही है और यहाँ पे भी हमने रन करने की कोशिश की है बट वो रन नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी हम C++ कर रहे होते हैं हमें सेमीकोलन्स का ध्यान रखना होता है। कोई भी लाइन हो एज्यूम कर लो अभी तक कोई भी लाइन है, हमने सेमीकोलन डालना है। तो हम देख सकते हैं कि सेमीकोलन किधर मिस है। ये भी हमें एक हिंट दे रहा है कि भाई जो तुम्हारा इंट मेन का फंक्शन है उसके अंदर बिफोर रिटर्न सेमीकोलन मिस है, रिटर्न से पहले सेमीकोलन मिस है, मतलब यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ तो हमारे पास Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमारे पास कोई एरर शो नहीं होता। अब और इसको सिंपल हम रन करते हैं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो गाइस मुबारक हो तुम लोगों को कि तुम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी में पहला स्टेप ले चुके हो। तो अगर हम अब चाहें कि हेलो वर्ल्ड की जगह हम प्रिंट करवाएं, सपोज करो जॉन विक, और मैं इसको रन करता हूँ तो वो जॉन विक भी प्रिंट करवा देता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जॉन विक 1 प्रिंट करवाए तो वो जॉन विक 1 प्रिंट करवा देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हों
और अलग अलग STD आउट में लिखूं, लाइक एक में लिखूं जॉन विक 1, एक में लिखूं जॉन विक 2, तो वो मैं कैसे करूँगा? यही सिंपल स्टेटमेंट मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और लिख दूंगा जॉन विक 2, और इसको अब मैं रन करूँगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो आउटपुट आई है, एक जॉन विक 1 और एक जॉन विक 2। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है। ये मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जॉन विक पहली लाइन पे आए और जॉन विक 2 बाद वाली नीचे वाली लाइन पे आए। अगर इसको मैं पेंट से समझाऊं तुम लोगों को, तो ये देखो अभी हमारे पास जॉन विक इस तरह आ रहा है, जॉन विक 1 और फिर जॉन विक 2 साथ जुड़ा हुआ। हम चाहते हैं कि इस तरह ना आए, हम चाहते हैं कि पहले आए जॉन विक 1 और नीचे वाली लाइन पे आए जॉन विक 2। तो हम नहीं चाहते ये जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइन पे आए। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड लाइन का। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि जॉन विक 1 हम भेज रहे हैं सी आउट में। सी आउट का क्या मतलब है? कंसोल आउटपुट। सी से कंसोल, आउट से आउटपुट। इसका मतलब है हम अपने कंसोल पे कोई डाटा भेज रहे हैं जो हमने शो करवाना है। तो इस सूरत में हम कंसोल पे जॉन विक 1 भेज रहे हैं जो हमने प्रिंट करवाना है, और ये एरो शो करवा रहा है कि ये हम भेज रहे हैं कंसोल पे। अभी ये नोटेशंस होती हैं इसकी, ठीक है। और आप लोगों ने STD डैश कोलन डालना लाजमी है आपका फिलहाल। अब सपोज करो कि मैं जॉन विक 1 और जॉन विक 2 को दो इंडिपेंडेंट लाइंस में शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे कि तुम लोगों को कहा है कि हम ऐसे भेजते हैं अपने कंसोल पे कोई चीज़ शो करने के लिए। अगर मैं अपने कंसोल पे एक खाली एंडल भेज दूँ, एंडल मतलब एंड ऑफ लाइन भेज दूँ कि भाई जॉन विक के बाद मैं कंसोल पे कोई ऐसी चीज़ भेज दूँ जिसकी मदद से जॉन विक 2 नीचे शिफ्ट हो जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और STD डालूँ, STDC आउट डालूँ, और यहाँ पे कुछ मैं ऐसा भेज दूँ कि जिससे ये जॉन विक 1 इधर ही रहे और जॉन विक 2 नीचे शिफ्ट हो जाए, तो मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सिर्फ तुमने एक वर्ड लिखना होगा तो तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ हमने एंडल लिखना है और दिस इज़ इट, STD एंडल एंड दिस इज इट। अगर हम इसको अब रन करें तो तुम लोग देख सकते हो कि ये एक मैजिक हो गया है। एक तरह से जॉन विक 1 और जॉन विक 2 दो अलग लाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। कि अब तुम्हें मकसद पता चला होगा इसका कि एक एंड ऑफ लाइन क्या करता है। एक एंड ऑफ लाइन एक लाइन को स्किप कर देता है और अगली लाइन पे चला जाता है। इस लाइन को स्किप कर दिया और अगली लाइन पे चला गया और जॉन विक 2 इधर प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहूँ कि अगर इस एंड ऑफ लाइन को अचीव करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग में \n भेज दूँ तो ये सेम आउटपुट देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एंड l और \n एक ही काम करता है। अब सपोज करो मैं कोई भी यहाँ पे STDC आउट लिखूं, हाय माइंड हैकर्स। तो अगर मैं STDC आउट लिखूं हाय माइंड हैकर्स और उससे पहले 2 स्लैश लगा दूं, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये ग्रीन हो चुका है। लेकिन देखता हूं कि अब ये आउटपुट क्या देता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट भी पहले वाली ही आई है, जॉन विक 1 N और जॉन विक 2। ये लाइन किधर गई ये मुझे पता नहीं। अब तुम लोग देख सकते हो इसके पीछे मैंने ये 2 स्लैश के साइन लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोग्राम होगा
वो इस स्लैश के साइन के आगे वाला कोड इग्नोर कर देगा। अगर मैं यहाँ स्लैश के साइन लगा दूं और फिर रन करूं तो मेरा कोड इन दोनों को इग्नोर कर देगा और ये दोनों रन करेगा। इसका मतलब कि ये दो हमारे पास कमेंट्स आ जाते हैं कि हम जिस चीज़ को नहीं शो करवाना चाहते, नहीं रन करना चाहते, हम नहीं चाहते कि भाई कंपाइलर उसको देखे भी, तो हम उसको स्लैश स्लैश से उसके आगे स्लैश, उसके पीछे स्लैश स्लैश डाल देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे मेन से स्टार्ट होता है सारा सीन। तुम लोगों को पहले ही पता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि मेन से आपका कोड प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ से, हमारा कंपाइलर आया है, यहाँ से पहली 5वीं लाइन रन की है, फिर 6ठी लाइन रन करके जॉन विक 1 प्रिंट करवाया है, फिर दूसरी लाइन रन करके एक एंडल दे दिया है, एंड ऑफ लाइन दे दिया है, और फिर तीसरी लाइन को इग्नोर कर गया है वो, और फिर चौथी लाइन को प्रिंट करा गया है। तो इस तरह हमारी आउटपुट स्टेटमेंट्स काम करती हैं। तो गाइज होप करता हूँ कि तुम लोगों को ये एंड ऑफ लाइन और प्रिंट स्टेटमेंट और ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार ये हमें std डॉट ये बार बार लगाने पड़ रहे हैं, इसका कोई हल बताओ इर्जा भाई, इसका कोई हल चाहिए हमें। तो सिंपल हम कह देते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि दूसरी लाइन पे कोई ऐसी स्टेटमेंट तुम लोग डाल दो कि तुम्हें std डॉट बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे, तो ये तो एक बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम यहाँ पे डाल दो यूजिंग नेम स्पेस std, तो तुम लोगों को अगर इसको रिमूव भी कर दो std आउट को, std डॉट को, तो तुम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली फिर भी रन कर सकते हो। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये रन हो चुका है, और अगर मैं एक std आउट लगा के भी रन करूं तो वो कोई मसला नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको रिमूव भी कर दें तो भी कोई मसला नहीं करेगा। अगर अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद एक एंडल आ जाए, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि ये एक ही स्टेटमेंट बार बार कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे डालूं। अलबत्ता ये भी एक तरीका हो सकता है इसको अचीव करने का, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम एक अलग सी आउट स्टेटमेंट डालें सिर्फ हैंडल के लिए। तो इसका एक शॉर्टकट वे ये भी है कि जहां आप एंडल डालना चाहते हो वहाँ पे सिंपल आप /n डाल दो, तो ये आपका वही काम करेगा और ये आउटपुट में शो भी नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर मैं सपोज करना चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइन डालूँ लेकिन /n से ना डालूँ, एंडल से डाल दूँ, तो वो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ से, मेरा कंपाइलर चलते चलते आ रहा है, भैया इधर से 5वीं लाइन पे आया है, 6ठी लाइन पे आया है, उसने कहा कि जॉन विक प्रिंट करवा दो भाई, हाँ प्रिंट करवा दो, ठीक है। उसके बाद उसने देखा है कि भाई एंडल भी प्रिंट करवाना है, मतलब अगली लाइन पे चले जाओ। फिर उसने कहा कि भाई हाई माइंड हैकर्स प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया उसने। अब उसने देखा है कि भाई एक तो आपने हाई माइंड हैकर्स भेजा हुआ है, लेकिन साथ ही कंसोल पे आपने एक और चीज़ भी भेजी है जो कि एंडल है। इसका मतलब कि भाई साथ में अगली लाइन पे भी चला जाऊँ, और इसके बाद मैं जॉन विक 2 भी प्रिंट करवा सकता हूँ, और मैंने वो करवा दिया। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी 4 सी आउट स्टेटमेंट ना डालनी पड़े, मेरा काम एक ही सी आउट स्टेटमेंट में हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं सिंपली इसको म्यूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सेम ये वाली आउटपुट शो करवाना चाहता हूँ लेकिन एक सी आउट स्टेटमेंट से। तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं कहूँगा कि जॉन विक भेजे, लेकिन साथ फिर नीचे एक एंड ऑफ लाइन निचली लाइन पे शिफ्ट हो जाए, तो मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं हाई माइंड हैकर्स प्रिंट करवाऊँ, तो मैं कहता हूँ कि जब अगली लाइन पे शिफ्ट हो उसके बाद प्रिंट करवाओ हाई माइंड हैकर्स, और फिर मैं कहता हूँ फिर अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाओ, तो फिर मैं भेज देता हूँ एंड एल,
और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं फिर जॉन विक 2 प्रिंट करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे जॉन विक 2 लिख देता हूँ। और अब मैं अपनी आउटपुट देखता हूँ कि मेरी आउटपुट क्या आई है। गाइस तुम लोग देख सकते हो कि मेरी आउटपुट बिल्कुल सेम वैसी आई है और मुझे ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि इसको मैं और बेहतर बना सकता हूँ, वो तुम लोग गेस करो कैसे। अगर मैं चाहूँ कि मैं एंडल नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सिर्फ \n इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे बार बार ये ग्रेटर लेस देन वाले साइन ना डालने पड़े, तो सिंपली मैं यहाँ से एक हटाता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ \n कि भाई जॉन विक 1 के बाद सीधी ही अगली लाइन पे आ जाओ, और उसके बाद हाई माइंड हैकर्स प्रिंट करवाओ, और उसके बाद फिर अगली लाइन पे आ जाओ, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल वो सेम आउटपुट आई है और हमारा मकसद अचीव हो गया है। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ गाइस के जॉन विक 1 के बाद एक और पूरी लाइन खाली छोड़ दूँ, तो मैं सिंपल ये करूँगा, इस \n के बाद एक और \n डाल दूँगा, तो मेरी एक और लाइन खाली आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ एक और लाइन खाली आ जाए, तो मैं एक और n डाल दूँगा, और फिर मेरी 2 खाली आ जाएंगी। तो तुम लोग देख सकते हो कि C++ कितनी आसान है, और हम इसमें एक ही सॉल्यूशन अचीव करने के लिए कितने कोड लिख सकते हैं, बट वी हैव टू कोड इन एन एफिशिएंट मैनर। कोड तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एफिशिएंट कोड कोई नहीं कर सकता। एफिशिएंट कोड बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो हमें कोडर नहीं बनना, हमें कोडिस्ट नहीं बनना, हमें एफिशिएंट कोडिस्ट बनना है कि जो एफिशिएंट वे में कोडिंग करे। तो मैं एक रिव्यू दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है बेसिक इंट्रो ऑफ आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी। इसके अलावा हमने पढ़ा है बेसिक इंट्रो ऑफ सी आउट स्टेटमेंट्स। इसके अलावा हमने पढ़ा है एंड ऑफ लाइन, जिसको हम कहते हैं एंडल, एंड \n भी हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस आज का ट्यूटोरियल इतना ही था, और अब हम अपना गिटहब को सेट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि मैंने एक अपना गिटहब का अकाउंट बनाया है, लेकिन तुम लोगों को गिटहब का अकाउंट बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम लोगों ने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल अभी मैं एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों से सारा कोड शेयर करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, और उस रेपोजिटरी का नाम बना लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ my C++ tutorials। और इसको मैं पब्लिक करता हूँ, और इसको मैं my C++ tutorials इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ और पब्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि गाइस तुम लोग देख सकते हो, रिपोजिटरी बनाने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब सिंपल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं एक क्रिएट न्यू फाइल करूँगा, और मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ अ सिंपल readme.md फाइल। readme.md। और यहाँ मैं कमिट न्यू फाइल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास एक कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब मैं अपने जो ट्यूटोरियल है जो मैंने आप लोगों को करवाया है, इसको मैं अगर वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अपलोड। यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ अपने पीसी में, कि जहाँ मैंने बनाए हैं, किधर बनाया है, ये मैंने ई में बनाया था ना,
कोड ये। अच्छा, इसके मैं यहाँ पे इसको सिंपल ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। मैं hello world.cpp को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, और इसको कमेंट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा अपलोड हो जाएगी अब ये फाइल। तो देख सकते हो तुम लोग ये अपलोड हो गई है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस लिंक को कॉपी करूँ और मैं एक इनकॉग्निटो मोड खोलूँ और उसमें इस लिंक को पेस्ट करूँ, तो इसका मतलब मैं उस ब्रांच पे आ जाऊँगा, उस रेपोजिटरी में आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे कोड देख सकता हूँ। इस तरह तुम लोग भी इस लिंक को एक्सेस करके देख सकते हो कि ये मैंने पहली क्लास में तुम लोगों को क्या सिखाया है। तो इस तरह तुम कोड को भी एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जाते जाते मैं तुम लोगों को एक सवाल दे जाता हूँ, वो तुम लोगों ने सॉल्व करना है। सपोज कि हम एक बनाना चाहते हैं ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल जैसा मर्जी दिखता हो लेकिन उसमें ये चीज़ें यूज़ ज़रूर होनी चाहिए, सी आउट स्टेटमेंट, एल और \n। अब वो तुम लोग खुद देख लेना कि तुम लोगों ने कैसा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अगर मैं बेसिक सा ओवरव्यू दूं तो ट्रायंगल कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ट्रायंगल कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि डॉट डॉट से बनाओ। ट्रायंगल कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि स्टार्स से बनाओ। अब वो तुम लोगों को देखना है कि तुम लोगों ने कैसा ट्रायंगल बनाना है। अब तुम लोगों का ये होमवर्क है और तुम लोग इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसके अलावा अगर तुम लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और तुम लोग इसको एक्सेस करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम सारे मिल के तरक्की करें और एक बेहतरीन इंसान बने और एक आईटी टेक्नोलॉजी में, चूँकि आईटी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे जा रही है और हमें भी चाहिए कि हम इसमें स्टेप इन कर जाएं। अब तो मैं ये प्लेलिस्ट का लिंक तुम लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, गिटहब का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखा है तुम लोगों ने इस वीडियो से, तो इसको प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज इन फ्यूचर बहुत से ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस आने लगी हैं। तो गाइस नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।